ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग एंसेस्ट्रल गॉड सेट के ग्लोरी वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है और यहाँ अब उसके सामने एक मिनी एआई रोबोट आकर लुओ फेंग को अपना नेम इंटर करवाने को कहता है। और जैसे लुओ फेंग नेम इंटर करना शुरू करता है तो वहाँ पर मौजूद लोगों को मालूम हो जाता है और वो कहते हैं देखो यहाँ पर एक न्यू कमर आया है। इतना बोलकर वो सभी लोग काफी हंस रहे थे। तभी तो लुओ फेंग अपना नेम इंटर करते हुए सोचता है अब क्योंकि ये सभी लोग मुझे ब्लेड रिवर किंग समझते हैं तो मैं भी यही नेम रखूंगा। ये कहते हुए फेंग अपना नेम ब्लेड रिवर किंग लिख देता है और उसके लिखते साथ ही वहाँ पर जो सभी लोग जो कि पहले हंस रहे थे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो शौक होते हुए अपनी चेयर से उठते हुए कहते हैं क्या ये वही लेजेंडरी ब्लेड रिवर किंग है। इसके बाद फिर धीरे धीरे कर कर वहाँ पर और भी सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यही वो ब्लेड रिवर किंग है। फैंग इन सभी लोगों को इसी कश्मकश में छोड़कर आगे बढ़ जाता है और ग्लोरी वर्ल्ड रैंकिंग बोर्ड में अपनी पोजीशन को देखने लगता है। फैंग अभी इस बारे में समझ रहा था कि तभी वहाँ पर सेवन स्वॉर्ड किंग उसे देख लेता है और उसके करीब आकर उसे बताते हुए कहता है सभी अलग अलग लेवल के इनहेरिटर्स अलग अलग रैंकिंग बोर्ड्स पर कैटेगराइज्ड हैं। इनमें लेवल 7 सबसे हाईएस्ट है। ये कहते हुए सेवन स्वॉर्ड किंग लुओ फैंग के करीब आकर खड़े हो चुके थे तो फैंग भी अपने हाथ से हाई करते हुए कहता है सेवन स्वॉर्ड किंग। इस पर वो हमें अपना सर हिलाते हैं और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं ये रैंकिंग विन्स और लॉसेस पर बेस्ड है। यहाँ पर होने वाली बैटल्स को विन करने पर तुम्हें ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे और 100 ग्लोरी पॉइंट्स को तुम एडिशनल इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक्सचेंज कर सकोगे। सेवन स्वॉर्ड किंग की पूरी बात सुनने पर फैंग भी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है मैं समझ गया। तभी सेवन स्वॉर्ड किंग उससे आगे कहते हैं तुम्हारे साथ हुई हमारी लास्ट बैटल काफी इंजॉयबल थी। जिस पर तो फैंग भी उनसे कहता है कि चलो फिर फ्यूचर में और भी डुअल करते रहेंगे और ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिस पर सेवन स्वॉर्ड किंग भी हाँ करते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों बैठने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फैंग अपने सामने का नजारा देखते हुए अपने मन में कहता है यहाँ इस जगह पर तकरीबन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सक्सेसर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन सभी में मौजूद हमारे होंग अलायंस के मेंबर्स सिर्फ 1000 से थोड़े से ज्यादा होंगे। फैंग अभी अपने मन में ये सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी रेन किंग उसे देख लेती है और दूर से ही फैंग को आवाजें लगाते हुए अपनी तरफ बुलाने लगती है यहाँ यहाँ। फैंग ने भी उसे देख लिया था इसीलिए वो भी हाथ हिलाते हुए कहता है ठीक है हम आ रहे हैं और फिर वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर मौजूद कुछ दूसरी रेस के बंदों को देखते हैं जो फैंग और सेवन स्वॉर्ड किंग को देखते हुए कहते हैं ये तो वही है ब्लेड रिवर किंग अब यहाँ पर काफी पॉपुलर हो चुका है। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मैकेनिकल रेस, डीमन रेस और बीस्ट रेस ने तो अब इसके ऊपर बाउंड्रीज भी अनाउंस कर दी हैं। अगर हम इसे पूरी तरह से हरा दें तो हम भी यकीनन फेमस हो जाएंगे। ये सभी लोग इसी तरह की बातें करते हुए लुओ फैंग की तरफ देखते हुए इविल स्माइल कर रहे थे जबकि फैंग और सेवन स्वॉर्ड किंग इनकी ये सारी बातें सुन पा रहे होते हैं। इसी के साथ अब ये लोग रेन किंग के पास आकर बैठ जाते हैं और बैठते साथ ही लुओ फैंग सेवन स्वॉर्ड किंग से पूछता है सेवन स्वॉर्ड किंग वो ग्रुप। इस पर सेवन स्वॉर्ड किंग उसे बताते हैं कि वो नॉर्थर्न फ्रंटायर अलायंस के मेंबर्स हैं और ये सभी वीक और ऑर्डिनरी रेसिस से आते हैं। इनकी स्ट्रेंथ हमारी होंग अलायंस से काफी इन्फीरियर है और ये इनहेरिटेंस टोकन्स जो हमने हासिल किए हैं ये एंसेस्ट्रल गॉड सेट के थ्रू इशू किए जाते हैं। इसी वजह से ये यूनिवर्स में हर तरफ फैले हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर कई सारी रेसिस हैं और इनकी टेरिटरीज भी बहुत बड़ी हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं। तभी रेन किंग भी लुओ फैंग से कहती है इन नॉर्थर फ्रंटायर अलायंस वालों को गॉसिप्स करना बहुत पसंद है, इन पर इतना ध्यान मत दो और ग्लोरी पॉइंट्स वाकई प्रीशियस हैं, इसीलिए हर कोई इनको लेकर कॉशियस है और हमें रेयरली ही कोई चैलेंज लेटर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट्स नहीं होती। लेकिन जेलिसी के चलते पता नहीं क्यों अदर रेसिस वाले हमेशा ह्यूमन चैलेंजेस को रिफ्यूज कर देते हैं। ये बहुत अनोइंग है। ये लोग इसी तरह से आपस में बातें करते हुए ड्रिंक कर ही रहे होते हैं कि तभी लुओ फैंग के सामने पड़ी हुई बुक के ऊपर काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो फैंग उसे पकड़कर चेक करने लगता है तो रेन किंग उससे पूछती है तुम क्या देख रहे हो। जिस पर फैंग उसे बताता है मुझे कई सारे चैलेंज इनविटेशंस रिसीव हो रहे हैं। इस पर तो सेवन स्वॉर्ड किंग उससे कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारे जीनियसिस ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ इनविटेशंस रिसीव हों। फैंग अपने सामने मौजूद बुक में देख रहा होता है जहाँ पर इनविटेशन नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं। इसीलिए वो सेवन स्वॉर्ड किंग को बताता है ये इनविटेशंस पहले ही 60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। फैंग की ये बात सुनते साथ ही सेवन स्वॉर्ड किंग और रेन किंग दोनों ही शॉक होते हुए कहते हैं क्या। तभी हमें एक नजर फिर से उस बुक को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब 74,000 इनविटेशंस हो चुके थे। इसी के साथ हम वहां पर जो डीमन रेस के कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जो बोल रहे थे ब्लेड रिवर किंग अभी सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, इसीलिए मैं नहीं मानता कि वो सिर्फ अपने लो कॉम्प्रहेंशन और सीक्रेट टेक्निक्स के दम पर एक पीक लिमिट लेवल के किंग वॉरियर को मार सकता है। ये इम्पॉसिबल है।
इस पर उसके दूसरे साथी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। तभी हम एक और रेस के ग्रुप को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे, इसके पास जरूर सुप्रीम ट्रेजर्स होंगे या फिर इसके हाथ कोई जैकपॉट लगा होगा, अदरवाइज इसके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। यहाँ ये लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जबकि इधर सेवन स्वॉर्ड किंग लुओ फेंग को बता रहा होता है, ग्लोरी वर्ल्ड की इन बैटल्स में सभी लोग सेम लेवल की डिवाइन बॉडीज का इस्तेमाल करते हैं और वेपन्स भी तुम सिर्फ ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद इक्विपमेंट्स में से चूज कर सकते हो, यानी कि फेंग वहां पर अपने पास मौजूद वेपन्स या ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सेवन स्वॉर्ड किंग की ये बात सुनकर फेंग भी सोच में पड़ जाता है। वहीं इधर हम डीमन रेस के दूसरे वॉरियर्स को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे, अब ये ब्लेड रिवर किंग वहां पर अपने प्रीशियस ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, सभी उसे चैलेंज करो, मैं इस लीजेंडरी ब्लेड रिवर किंग को क्रश कर दूंगा। वहीं इधर रेन किंग फेंग से कहती है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, एक बार जब तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकोगे। यहाँ पर मौजूद ये सभी लोग अलग अलग रेसिस के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियसिस हैं और इनमें तकरीबन सभी ने अपनी अपनी खुद की पीक टेक्निक्स को क्रिएट किया हुआ है और इनमें से कुछ ने तो इवन सुप्रीम टेक्निक्स को भी क्रिएट किया हुआ है। अगर तुम बैटल में हार गए तो तुम्हें एक पूरे न्यू एरा का इंतजार करना पड़ेगा न्यू ग्लोरी पॉइंट्स को हासिल करने के लिए। रेन किंग की ये सारी बातें सुनकर लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, सुप्रीम टेक्निक, मैंने भी अपनी खुद की पीक टेक्निक बनाई है जिसके लिए मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने मेरी काफी सराहना की थी। फेंग अपने मन में ये सोचते हुए ड्रिंक कर ही रहा होता है कि तभी एक और बंदा जोर से चिल्लाते हुए फेंग से कहता है, ब्लेड रिवर किंग, मैं फांसी किंग तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम में हिम्मत है, तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तभी एक और इंसेक्ट रेस का वॉरियर लुओ फेंग से कहता है, तुम्हारी ये इतनी ज्यादा रेपुटेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें कुछ लकी इनकाउंटर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ब्लेड रिवर किंग, अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो मेरे साथ अपने 3 ग्लोरी पॉइंट्स की बैट लगाओ। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं सभी बातों के बीच में लुओ फेंग के पास 95,000 इनविटेशंस आ चुके होते हैं और फेंग यहाँ पर बैठा बैठा ड्रिंक करता हुआ बस आराम से इन सभी लोगों को अपना नेम पुकारते हुए खुद को चैलेंज करते हुए सुनता रहता है। यहाँ हमें विजुअल्स में देखने को मिल ही रहा होता है कि कैसे ये सभी लोग एक के बाद एक बल्कि मिलकर ही लुओ फेंग को चैलेंज बैटल के लिए उकसा रहे होते हैं, जबकि फेंग बस क्वाइटली अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए इन सभी की तरफ देखते हुए बस मुस्कुरा रहा था। ये देखकर हम सभी जान ही चुके हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और अब फिर फेंग एक मुस्कुराहट के साथ वाइन के कप को टेबल के ऊपर पटकते हुए कहता है, एक्सीलेंट, तो फिर चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ फेंग ने इन सभी लोगों के चैलेंजेस को एक साथ ही एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे तो वहां पर उस पूरे ग्लोरी वर्ल्ड में ही हड़कंप मच जाता है। ये बात उड़ते उड़ते आइलैंड मास्टर तक भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो भी हैरानी के साथ कहते हैं, इस न्यू ह्यूमन ने एक्चुअली 6,20,000 बैटल इन्विटेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। ज़ीजिंग आइलैंड पर ये आज तक का हुआ बेमिसाल और दिलचस्प इवेंट होने वाला है। इसी के साथ सीन कट होता है, इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि ग्लोरी वर्ल्ड की बैटल अरीना में पहुंच चुका होता है और यहाँ पर अपनी न्यू डिवाइन बॉडीज की पावर्स को टेस्ट करते हुए कहता है, क्या डिवाइन बॉडी सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनक्रेडिबल। यहाँ हमें भी देखने को मिलता है कि फेंग ने अपनी इस न्यू बॉडी के साथ सिर्फ अपने एक हल्के से पंच को थ्रो किया था और उसके सामने वाले तकरीबन कई सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। यहाँ फेंग इन पावर्स को एक्सपीरियंस करते हुए कहता है, मैं अभी तक एक अनडाइंग भी नहीं बना हूँ और मैं पहले ही डिवाइन बॉडी की पावर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ जिसकी स्ट्रेंथ एक वर्ल्ड मास्टर से 100,000 टाइम्स ज्यादा है। फेंग अभी ये सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक चैलेंजर आ चुका था और उसकी बैटलफील्ड में सिर्फ एंट्री से ही उस बैटल एरिना के आसपास का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इस चैलेंजर की इस आइकॉनिक एंट्री को देखते हुए हमें ये लग रहा था कि ये पता नहीं कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ ये एनिमी अपनी स्वॉर्ड्स को लिए फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ब्लेड रिवर किंग। इसी के साथ वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को लेकर तेजी से फेंग के करीब पहुंचते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सच में वो पूरा का पूरा प्लेनेट 2 हिस्सों में बट गया था और ये सीन सच में देखने लायक होता है। पर हमें देखने को मिलता है कि फेंग इजीली उसके इस इतने ज्यादा तेज अटैक से भी अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच चुका था। ये देखकर तो उस चैलेंजर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि फेंग उसके अटैक से बचकर साइड पर जाकर खड़ा हुआ होता है। अभी इससे पहले कि ये चैलेंजर आगे कुछ भी कर पाता, फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्टार सील्स लाइक वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस चैलेंजर को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करने लगता है और फिर इसी के साथ साथ अपनी टाइम लॉ की अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के टाइम को रिवर्स करने लग गया था, जिसके चलते ये चैलेंजर बुरी तरह से हारा जाता है। इसको यूं कुछ सेकंडों में ही हार कर बाहर आता हुआ देखकर यहाँ ग्लोरी वर्ल्ड में मौजूद लोग उसे देखते हुए कहते हैं, क्या तुम ब्लेड रिवर किंग से हार गए? वो तो सिर्फ एक वर्ल्ड मास्टर है जिसके पास अब ट्रेजर्स की सपोर्ट भी नहीं है, तुम आखिर उससे कैसे हार सकते हो? ये लोग इसी तरह से उस बेचारे चैलेंजर के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक और डीमन वॉरियर कहता है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, अब देखो मैं उसे कैसे निपटा कर आता हूँ। इसी के साथ
वो ग्लोरी वर्ल्ड की बैटल अरीना में जाना शुरू कर देता है। वहीं इधर हम फैंग को देखते हैं जो स्ट्रेच करते हुए कहता है, अब वार्म अप कंप्लीट हो गया, चलो सीरियस होते हैं। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि लुओ फैंग को एक चैलेंजर को हराने पर 1 ग्लोरी पॉइंट मिलेगा। अब वार्म अप के बाद फिर फैंग कहता है, अब सेकंड राउंड की बारी। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और चैलेंजर पहुंच चुका होता है जो कि अब लुओ फैंग को निपटाने के लिए आया था। देखने को मिलता है कि इसके पास आइस लो की पावर्स हैं, जो यहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर्स का प्रदर्शन देते हुए हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैला देता है। फैंग इसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराता और कहता है, एक और ग्लोरी पॉइंट की डिलीवरी आ चुकी है। इसी के साथ वो स्माइल करते हुए इस चैलेंजर को भी धूल चटा देता है। और फिर ऐसे ही वक्त बीता रहता है और फैंग 1 बाय 1 सभी चैलेंजर्स को ठिकाने लगाते जा रहा था। ये सारा सीन इतनी ज्यादा तेजी के साथ होता है कि हमें इन बैटल्स को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर इन्हें देखने लग जाएंगे तो आने वाले 50 या 100 एपिसोड्स इसी में गुजर जाएंगे। हमें कुछ समय बाद ग्लोरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन वॉरियर गुस्से में गाली देते हुए कहता है, डैम, मुझे भी इस ब्लेड रिवर किंग को एक ग्लोरी पॉइंट देना पड़ गया। और अब फिर यहाँ पर मौजूद ये सभी डीमन रेस के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आखिर ये ब्लेड रिवर किंग एक वर्ल्ड मास्टर वॉरियर होते हुए बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के भी कैसे हम सभी पीक लेवल सक्सेसर्स को हराता जा रहा है। मैं तो उससे पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हूँ। इनकी इसी बातों के बीच सीन चेंज होता है और हमें क्यूरियोसिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं, मैंने लुओ फैंग से इतनी दूर तक जाने तक का एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक सुपर फाइटर को ट्रेन करने वाले हैं, लेकिन अब इस सब की वजह से लुओ फैंग के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और सभी पीक रेसिस किसी भी सूरत से उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी हर एक कोशिश करेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। वो ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सच में स्काई वुल्फ क्लैन के यूनिवर्स मास्टर ओवरलॉर्ड सीबुआ बोल रहे थे, ये ब्लेड रिवर किंग किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये एक यूनिवर्स वल्नरेबल बन जाएगा, और जब ऐसा होगा तो इसके पास डेफिनेटली यूनिवर्स मास्टर लेवल की स्ट्रेंथ होगी, और तब तो ये उस यूनिवर्स मास्टर से भी ज्यादा डेंजरस होगा जिसे रिजरेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे डीमन रेस के सबॉर्डिनेट्स में से कौन है जो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में इनहेरिटेंस हासिल कर रहा है? इस पर तो यूनिवर्स मास्टर सीबुआ के सामने वो डीमन रेस का पर्सन उनसे कहता है, वनरेबल जाओशी है और वो इस वक्त लेवल 5 सक्सेसर है। उसके कहते साथ ही सीन चेंज हो जाता है और हमें एक और जगह का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ईविल वाइब्स आ रही थी और ये देखने में बड़ी ही खौफनाक होती है। वहाँ पर कोई बोल रहा था जो कहता है, हमारी प्रिजन रेस बॉर्डर पर मौजूद है, ये बेहतर होगा कि हम पहले आराम से बैठकर टाइगर्स की फाइट देखें। 4 मेजर रेसिस ने पहले ही कोर टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये हमें खुद ही अच्छा शो दिखाएंगे। उनकी ये बातें सुनते साथ ही सीन कट हो जाता है, हमें एक और रेस को दिखाया जाता है जो कि आइस टाइप की होती है। हम उनकी लीडर को देखते हैं जो बोल रही थी, ब्लेड रिवर किंग को हमारी ह्यूमैनिटी की किल लिस्ट में प्रायोरिटी पर रखो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसे जान से मार डालना। जिस पर उसके सामने मौजूद उसका सर्वेंट कहता है, जी मास्टर। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें एक और रेस की टेरिटरी का व्यू दिखाया जाता है। फिर हम उसके वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर हम जो सभी लोग बोल रहे थे, गॉड फादर। इसी के साथ वहाँ पर एक बीइंग अपीयर होता है जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं बताई जाती और ना ही दिखाई जाती है, लेकिन हमें उसकी आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रहा था, ह्यूमन ब्लेड रिवर किंग को फौरी तौर पर मिटा दो। जिस पर वहाँ पर जो सभी लोग कहते हैं, जी। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें इंसेक्ट क्लैन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर कोंगवान रेस से एक जू गुआंग नाम का पर्सन इंसेक्ट क्वीन के सामने आकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल इंसेक्ट क्वीन उसके सामने अपीयर होते हुए उससे कहती है, मेरी सारी इंसेक्ट अलायंस को ऑब्जर्व करने के बाद तुम जू गुआंग मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल लगे। कोंगवान रेस सोल कंट्रोल में स्किल्ड है, मैंने तुम्हें ब्लेड रिवर किंग को जान से मारने के लिए चूज किया है, लेकिन अगर ऐसा करते वक्त तुम अरोरा लेक की एनहाइलेशन बीम से मारे गए तो मैं तुम्हें रीजरेक्ट करवाकर तुम्हारी लाइंस को कंपनसेट भी करूंगी। पर फिर भी उस ब्लेड रिवर किंग को मारने से बेहतर होगा कि तुम उसकी सोल को कंट्रोल करो, ताकि उसके मारे जाने के बाद फ्यूचर में कोई भी ह्यूमन वॉरियर टाइम को रिवर्स करके उसे रिजरेक्ट ना कर सके। वाह भाई, कितनी लंबी गेम खेली जा रही है। अपनी इंसेक्ट क्वींस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो पर्सन भी वहां से अपने इस मिशन के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर हम इस इंसेक्ट क्वीन की लुक को भी देख पाते हैं जो कितनी ज्यादा डेंजरस लग रही थी और ऑसम भी। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स मास्टर ओवरलॉर्ड सीबुआ को, जो अपने सामने मौजूद पर्सन को भी सेम टास्क देते हुए कहते हैं, अगर तुम ब्लेड रिवर किंग को कंट्रोल ना कर सको तो उसे फौरन से जान से मार देना। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें ग्लोरी वर्ल्ड के बैटल अरीना का व्यू दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपने सभी के सभी 6 लाख चैलेंजर्स का सामना करते हुए उन्हें निपटा चुका होता है और अपनी न्यू पावर्स और अंडरस्टैंडिंग को फील करते हुए खुशी के साथ कहता है,
कंप्लीट। तभी यहाँ पर वो बाता लुआ फैंग के ग्लोरी पॉइंट्स को देखते हुए खुशी के साथ कहती है, अब तुम्हारे ग्लोरी पॉइंट्स 6,10,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। 100 ग्लोरी पॉइंट्स को तुम एक प्रीशियस इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक्सचेंज कर सकते हो। इस बार तो वाकई इनक्रेडिबल अर्निंग हुई है। जब वो बाता ये बता रही थी तो टूका तो हैरानी के साथ अपनी उंगलियों पर गिन रही होती है कि ये कितने ज्यादा बन जाएंगे। अब यहाँ पर अपनी इस ट्रेनिंग के हो जाने के बाद लुओ फैंग कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलेशन में चला जाता है। व्यू चेंज होता हमें देखने को मिलता है कि जुई गुआंग, जिसे कि इंसेक्ट क्वीन ने भेजा है, वो लुओ फैंग के रेजिडेंस के बाहर उसका वेट कर रहा था कि कब वो बाहर आए और कब ये उस पर अटैक करके उसे जान से मार डाले। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसके अलावा भी और कई सारे वॉरियर्स हैं जो कि फैंग के उसके रेजिडेंस से बाहर आने का वेट कर रहे हैं। पर काफी साल गुजर जाने के बाद भी जब फैंग बाहर नहीं आता तो जुई गुआंग अपने मन में ही कहता है, आखिर ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। ये डैम ह्यूमन तो असल में कावर्ड है। ऐसे ही फिर देखते देखते वहां पर कई सारे दिन गुजरने लगते हैं पर फैंग अभी तक बाहर नहीं आया था। तभी हमें फैंग के रेजिडेंस के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि फैंग ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा है और फिर अपने मन ही मन हमें बताता है। बीस्ट गॉड पाथ को स्टडी करते साथ साथ मैं अपने इन 6,20,000 बैटल्स के थ्रू इसे कंटिन्यूसली वेरीफाई कर रहा था और अब इतनी सारी बैटल्स करने के बाद मेरी बीस्ट गॉड की अंडरस्टैंडिंग तकरीबन लेवल 3 की परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ फैंग अभी भी अपनी उन बैटल्स के बारे में ही सोच रहा होता है और अपनी सारी की सारी कमियां को दूर करने के लिए और भी ज्यादा ध्यान लगा रहा था। और फिर उसे ऐसे ही ध्यान लगाकर मेडिटेट करते करते टाइम तेजी से गुजरने लगता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि पहले 5 साल गुजर गए थे, फिर 10 साल, जहाँ अभी भी उसके रेजिडेंस के बाहर जुई गुआंग उसका वेट कर रहा होता है। और फिर देखते देखते टाइम बीतता है और 50 साल गुजर जाते हैं। इस इतने लंबे इंतजार के चलते जुई गुआंग तो बुरी तरह से पक चुका था, पर अभी भी वो अपना सब्र बनाए रखता है। पर देखते देखते 300 साल गुजर जाते हैं और फाइनली 300 साल के बाद जुई गुआंग अब यहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद करता नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपनी जगह पर अब यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मैकेनिकल रोबोट्स को छोड़ देता है, जो लगातार लुओ फैंग के रेजिडेंस के ऊपर नजर रखेंगे और जैसे ही फैंग बाहर आएगा फौरन से जुई गुआंग यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए उसे जान से मार डालेगा। तभी इधर हम रेजिडेंस के अंदर वबाता को भी देखते हैं, जो कि फैंग को ऐसे ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करते हुए देखकर 300 साल गुजर जाने के बाद अंगड़ाइयां लेते हुए अभी उसे देखती है कि ये तो अभी भी पूरी तरह से अपना ध्यान कल्टीवेशन में ही लगाए हुए है, लगता है कि इसे और टाइम लगेगा। इसलिए वो भी फैंग को डिस्टर्ब नहीं करती और अटूका के साथ अपना टाइम पास करने लगती है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, अब मेरी स्पेस लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते अब मेरी ओरिजिनल ह्यूमन अर्थ बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन स्पेस ओरिजिन लॉ की स्पेस सीलिंग टेक्निक्स और किलिंग एस्पेक्ट्स के मामले में मुझे अभी भी और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। अब वक्त है बाहर जाकर न्यू बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को हासिल करने का। हमें देखने को मिलता है कि जब फैंग हमें ये सारी बातें बता रहा था तो इस वक्त उसे कल्टीवेशन करते हुए 900 ईयर्स गुजर चुके हैं और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अभी भी यूनिवर्स वनरेबल जुई गुआंग के थ्रू छोड़े हुए जासूस मैकेनिकल रोबोट्स फैंग के ऊपर लगातार नजर रखे हुए थे। इसके अलावा कुछ और वॉरियर्स भी वहां पर मौजूद होते हैं जो कि फैंग की जासूसी कर रहे थे। और अब फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद फैंग के रेजिडेंस का दरवाजा खुलना शुरू होता है और उसके ऊपर जमी हुई डस्ट उतरने लगती है और ऐसा होते साथ ही इन सभी वॉरियर्स को मालूम हो गया था और ये भी चौंक जाते हैं। अब धीरे धीरे फैंग के रेजिडेंस का दरवाजा ओपन होता है और फैंग उसके अंदर से बाहर आना शुरू करता है। वहीं इधर दूसरी तरफ उसके एनिमी भी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे और यहाँ पर जुई गुआंग तेजी से फैंग की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में बोल रहा था, मुझ जैसे एक नोबल यूनिवर्स वनरेबल को तुम जैसे एक सिंगल वर्ल्ड मास्टर लेवल को जान से मारने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तुम्हें फख्र करना चाहिए। यानी कि यूनिवर्स वनरेबल भी जानता है कि अगर इसने फैंग को जान से मारा तो ये खुद भी मारा जाएगा, लेकिन फिर भी ये फैंग को मारने जा रहा है। इधर हम देख पाते हैं कि अभी फैंग अपने रेजिडेंस से बाहर निकलकर कहीं जाने ही वाला था कि तभी वनरेबल जुई गुआंग से भी पहले वनरेबल जाओ शी फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो जुई गुआंग भी कहता है, इतनी फास्ट। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक जाइंट फ्रॉग टाइप डीमन बीस्ट फैंग के ऊपर हमला कर चुका है। उसे इतनी तेजी के साथ अटैक करते हुए देखकर तो फैंग भी हैरान हो गया होता है, पर अब क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है इसलिए फैंग सिर्फ अपनी क्योटिक विंग्स को ही सामने करते हुए खुद को बचाने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ ये सारा सीन काफी स्लो मोशन में हमें दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए जुई गुआंग कहता है, ये तो डीमन रेस से वनरेबल जाओ शी है, पहले मैं जरा इन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा। इतना सोचकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इधर हम वनरेबल जाओशी को देखते हैं, जो कि अपनी बहुत ज्यादा फायर पावर्स को रिलीज करते हुए फैंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है,
जिस बात का एहसास फैंग को भी हो गया था और वो भी अपने मन में कहता है, तुम मुझे कंट्रोल करके अपना स्लेव बनाना चाहते हो, सोचना भी मत। और फिर इसी के साथ हमें फैंग की सोल का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर खुद बीस्ट गॉड की सोल उसकी हिफाजत कर रही थी। जैसे वनरेबल ज़ाओशी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बीस्ट गॉड की सोल उसके ऊपर एक जोरदार रोर करती है, जिसकी वजह से तो वनरेबल ज़ाओशी को भी बैकलैश झेलना पड़ गया था। पर वो फिर भी पीछे नहीं हटता और कहता है, इसकी सोल डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मरो। ये कहते हुए वो अपने इस जाइंट फ्रॉग की जुबान से ही फैंग को पकड़कर अपने मुंह के अंदर लेते हुए उसे निकलने लग गया था। हमें देखने को मिलता है कि इस फ्रॉग की जुबान के अंदर से निकल रहा सलाइवा इतना ज्यादा एसिडिक था कि इसके सामने फैंग के सिल्वर क्योटिक विंग्स भी गलने लग जाते हैं। और फिर कुछ ही मिली सेकेंड्स में हमें फैंग की एक चीख सुनाई पड़ती है और फैंग वहीं पर जान से मारा जाता है। जो नजारा देखकर तो मैं भी घबरा गया था कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। फैंग की जान से खत्म होते साथ ही वहां पर फौरन से वल्नरेबल ज़ाओशी के ऊपर भी अरोरा बीम से हमला हो जाता है और वल्नरेबल ज़ाओशी भी वहां पर जोर से चिल्लाते हुए जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद फिर वहां पर बचते हैं तो सिर्फ वल्नरेबल ज़ाओशी और लुओ फैंग के ट्रेजर्स, और वहां का सारा एरिया एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन इस बात का एहसास कि लुओ फैंग के ऊपर अटैक हुआ है और कोई वॉरियर अरोरा बीम के थ्रू मारा गया है, ये हर तरफ सभी वॉरियर्स को ही मालूम हो जाता है। इसीलिए वो सभी के सभी फौरन से अटैक होने वाली जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सेवन स्वॉर्ड किंग और रेन किंग यहाँ पर सबसे पहले आ गए थे, इसलिए सेवन स्वॉर्ड किंग यहाँ पर मौजूद बिखरे हुए ऑरा को फील करते हुए कहता है, ये तो वल्नरेबल ज़ाओशी और लुओ फैंग का ऑरा है। देखते ही देखते यहाँ पर कुछ सेकंड्स में लाखों की तादाद में वॉरियर्स इकट्ठा हो चुके थे और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या वल्नरेबल ज़ाओशी ने ब्लेड रिवर किंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डाला? वो भी अरोरा बीम से मारा गया और ब्लेड रिवर किंग की बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। ये पता चलने के बाद अब यहाँ पर जो सभी लोगों की नजर होती है लुओ फैंग के क्योटिक विंग्स पर, इसीलिए वो कहते हैं, ब्लेड रिवर के ये विंग्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टॉप टायर ट्रेजर्स हैं। यहाँ पर जो ज्यादातर डीमन वॉरियर्स अब इविल स्माइल करते हुए ट्रेजर्स की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी उनमें से कुछ समझदार कहते हैं, एंसेस्ट्रल गॉड सेट का ऑर्डर है कि सक्सेसर के बीच में फाइटिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। इस पर तो अब यहाँ पर मौजूद कुछ वॉरियर्स जिनसे अब सब्र नहीं हो रहा था, वो तेजी के साथ फैंग के ट्रेजर्स को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग अब मारा जा चुका है, तो अब ये ट्रेजर्स किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। इतना बोलकर वो जैसे ही उस ट्रेजर को टच करने ही वाला होता है कि तभी अरोरा बीम भी अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी और उसके टच करते साथ ही अरोरा बीम उसके ऊपर हमला करके उसे फौरन से जान से मार डालती है और हमें सिर्फ सुनाई पड़ती है उस वॉरियर की चीखें और वो विजुअल्स जो आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी के साथ वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो वॉरियर भी हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाता है। अपने सामने ये नजारा देखकर सभी के सभी वॉरियर्स की रूह तक कांप गई थी। एल्डर जुई गुआंग इस नजारे को देखने के बाद अपने मन में कहते हैं, प्रोहिबिशन तो अब इस पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? वो इतना सोचते हुए गुस्सा कर ही रहा था कि तभी व्यू चेंज होता और हमें दिखाया जाता है फैंग के इनर वर्ल्ड का सीन, जहां पर वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से एग के अंदर फॉर्म ले रहा था। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कुछ ही टाइम में फैंग का क्लोन बनकर रेडी हो चुका होता है और फिर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म लेते साथ ही रेजिडेंस के बाहर मौजूद सारे के सारे ट्रेजर्स को अंदर ले जाता है और रेडी होते हुए बाहर आने की तैयारी करने लग गया था। ट्रेजर्स को यूं खुद ब खुद रेजिडेंस के अंदर जाता हुआ देखकर बाहर मौजूद वॉरियर्स शॉक होते हुए कहते हैं, कैसे ये ट्रेजर्स उड़कर अंदर कैसे चले गए? इसी के साथ उन्हें फैंग का ऑरा फिर से फील होना शुरू हो जाता है, इसलिए वहां पर मौजूद कुछ लोग शॉक होते हुए कहते हैं, इम्पॉसिबल, ब्लेड रिवर किंग अभी भी जिंदा है? फैंग अपने आर्मर को वेयर करते हुए रेजिडेंस से बाहर आना शुरू करता है। तभी हमें रेजिडेंस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब आइलैंड मास्टर खुद फ्लाई करते हुए आ रहे थे और आइलैंड मास्टर का साइज कितना ज्यादा मैसिव है ये हम सभी जानते हैं, पर इसी के साथ साथ उनकी पावर्स वो भी अनइमेजिनेबल है, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्स वल्नरेबल बीइंग है जिन्होंने कंप्लीट बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को हासिल किया है। आइलैंड मास्टर को वहां पर अपीयर होते हुए देखते साथ ही वहां पर कुछ वॉरियर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो आइलैंड मास्टर हैं। आइलैंड मास्टर फैंग के रेजिडेंस के ऊपर आते साथ ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए सभी के सभी वॉरियर्स को सप्रेस कर देते हैं और साथ ही बोल रहे थे, वल्नरेबल ज़ाओशी ने प्रोहिबिशन को वॉयलेट किया है। आइलैंड मास्टर की सप्रेशन के अंडर आते साथ ही ये सभी के सभी लोग जमीन पर आकर चिपक चुके थे, इसलिए फौरन से अपने घुटनों पर ग्रीट करते हुए कहते हैं, आइलैंड मास्टर। आइलैंड मास्टर अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू किए हुए थे और बोल रहे थे, हमारे आइलैंड की इस इंपॉर्टेंट लोकेशन पर किसी भी सक्सेसर को जान से मारने का मतलब है कि इवन भले ही उस वॉरियर को टाइम को रिवर्स करके रिजरेक्ट भी कर लिया जाए, फिर भी एंसेस्ट्रल गॉड सेट उसे ढूंढेगा और जान से मार डालेगा जब तक कि वो पूरी तरह से मारा नहीं जाता। इतना कहते हुए आइलैंड मास्टर भी वहां पर रोर करते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हवा टाइट हो चुकी थी और ये लोग अपने दांत पीस रहे होते हैं।
तभी फैंग के रेजिडेंस का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है और फैंग चलता हुआ आइलैंड से बाहर आता है और जैसे ही आइलैंड मास्टर को वहां पर देखता है तो फौरन से आइलैंड मास्टर कहते हुए उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ फैंग को बिल्कुल सही सलामत देखकर आइलैंड मास्टर भी थोड़े से शांत होते हैं और सभी वॉरियर्स के ऊपर से अपनी सप्रेशन को हटा देते हैं। पर फिर भी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं क्योंकि वो फैंग को भी जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देखकर एकदम स्टन थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से अनहार्म्ड और सही दिख रहा है। तभी दूसरा वॉरियर उससे कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास लेजेंडरी क्लोन टैलेंट हो? जबकि इधर फैंग तो यहाँ इन सभी लोगों की तरफ देखते हुए स्माइल पास करता है। तभी हम देख पाते हैं कि रेन किंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, ब्लेड रिवर किंग तुम ठीक हो? वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जबकि हम देख पाते हैं कि वनरेबल जुइगवांग काफी ज्यादा निराश थे और गुस्से में तिलमिला रहे होते हैं। तभी इधर आइलैंड मास्टर इन सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, पर याद रखना ब्लेड रिवर किंग हमारे एंसेस्ट्रल गॉड सेट का सक्सेसर है। अगर किसी ने भी इसे मारने की कोशिश की तो वो भी एंसेस्ट्रल गॉड सेट के हाथों जान से मारा जाएगा। इतना बोलकर मास्टर वहां से टेलीपोर्ट होते हुए चले जाते हैं। इसी के साथ 1v1 वहां पर सारे के सारे वॉरियर्स ने भी जाना शुरू कर दिया था। वनरेबल जुइगवांग वहां से जाने से पहले रुकते हुए फैंग की तरफ पलट कर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने पहले कभी भी एंसेस्ट्रल गॉड सेट को किसी सक्सेसर के लिए इस तरह से कंसर्न होते हुए नहीं देखा। आखिर वो इस इनहेरिटर की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों कर रहे हैं? अब लुओ फैंग को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करना एक्सट्रीमली मुश्किल है। जब वनरेबल जुइगवांग फैंग की तरफ देखते हुए ये सब कुछ सोच रहा था तो फैंग की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। पर फैंग यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ बांधकर खड़ा होकर एक स्माइल करते हुए भी लाइक, अगर तुम्हें भी ट्राई करना है तो आ जाओ। पर वो लोग अपना मुंह मोड़ते हुए वहां से फ्लाई करके चले जाते हैं।